नमस्कार, मैं हूं सौरभ। भारत चीन के साथ युद्ध के बहुत करीब है, लेकिन आज के दिन भी राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार ने आज सभी दलों को समझा दिया। सर्वदलीय बैठक में सारे नेता मान भी गए, सभी संतुष्ट हुए, लेकिन राहुल ना तो बैठक में आए ना सरकार पर भरोसा जताया। दरअसल राहुल का इरादा प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करने का है। आज हमने राहुल के आरोपों की जांच की। हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने 10 मंत्रालयों के डेटा चेक किए। उनकी डिटेल रिपोर्ट देखने से पता चलता है कि मोदी की सोच में कोई आंच नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हिट एंड रन कैंपेन चल रहा है, जिसके लीड एक्टर हैं राहुल गांधी। सपोर्टिंग कास्ट में हैं असदुद्दीन ओवैसी, दिग्विजय सिंह, प्रियंका गांधी और उनकी मंडली। प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर वो बार बार प्रश्न उठाते हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज पर राहुल गांधी जैसे बीसीओ नेता हर दिन कालिख पोतने की कोशिश करते हैं। अनाप शनाप बातें ट्विटर पर लिखी जाती हैं, लिखवाई जाती हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर बहुत सारी हेडलाइन चिपकाई जाती हैं। क्या ऐसा कोई एक भी इल्जाम है जो नरेंद्र मोदी पर चिपक पाया? सोचिए, राहुल गांधी की मंडली ने मोदी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा। कॉपी पेस्ट करके एक ही सेंटेंस को बार बार लिखवाया गया। क्या नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया? नरेंद्र मोदी जी के चुने हुए 15-20 दोस्तों को उन्होंने लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ और टैक्स ब्रेक दिया। मोदी पर राहुल गांधी का दावा गलत है। क्या नरेंद्र मोदी सरकारी संपत्ति कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं? ये जो आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं, अपने मित्रों को, ये जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनीज आप पकड़ाते हैं, ये आप बंद कीजिए। राहुल का ये आरोप भी गलत है। क्या नरेंद्र मोदी गरीबों के दुश्मन हैं और अमीरों के दोस्त हैं? जीएसटी बिल्कुल फेल है। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है। राहुल गांधी का दावा झूठा है। क्या नरेंद्र मोदी गरीबों का पैसा अमीरों को दे रहे हैं? फायदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को मिला। कैसे? आपका जो पैसा था, आपके जेब में से, आपके घरों में से निकालकर उसका प्रयोग सरकार ने इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया। राहुल गांधी का आरोप 100% निराधार है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि कोरोना के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई ने भारत को मुसीबतों की खाई में धकेल दिया और 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। क्या नरेंद्र मोदी ने सच में 12 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया? यह दावा 16 आने फेक है। डेटा, फैक्ट्स और फिगर के साथ हम सब का एनालिसिस करेंगे, एक एक पॉइंट डिटेल में समझाएंगे। हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर ने मिनिस्ट्री की फाइलों के अंदर तक जाकर इन्वेस्टिगेशन किया। हमने संसद में पूछे गए सवालों और सरकार के जवाब को मिलाकर देखा। राहुल गांधी के सारे आरोपों की ट्रू पिक्चर आपको क्लियर समझ में आएगी। मगर सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। खेती और खेत की फसल के बारे में नरेंद्र मोदी सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ किसानों को भड़काने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के नेता किसानों को समझा रहे हैं कि मोदी गांवों को अमीर उद्योगपतियों के लिए खोल रहे हैं। अमेरिका में बैठकर चीन पर चिड़िया उड़ा रहे राहुल गांधी किसानों को भी उल्टी बात बता रहे हैं। राहुल किसानों को कैसे भड़का रहे हैं, उसे समझिए। वो आरोप लगाते हैं कि किसानों की जमीन पूंजीपति खरीद लेंगे। किसान अपनी घर और जमीन से बेदखल कर दिए जाएंगे। जो किसान खेती करेंगे उनको फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। किसानों को अपनी फसल प्राइवेट मंडियों में सस्ते भाव बेचनी पड़ेगी, फिर मजबूरी में जमीन बेचनी पड़ेगी। राहुल
राहुल इसे नरेंद्र मोदी का किसान विरोधी षड्यंत्र बताते हैं। जमीन किसानों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। जमीन जाने के खौफ से किसान उत्तेजित हो रहे हैं, लेकिन राहुल के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले 5 साल में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी लगातार बढ़ाया है। सरकार ने फसलों की कीमत पहले लागत की 1.5 गुना यानी 150% तय करने का फॉर्मूला बनाया। इस साल मोदी सरकार किसानों को लागत की 2 गुना कीमत देगी। धान ग्रेड ए 2014-15 में एमएसपी 1400 रुपए, 2018-19 में मोदी ने इसे बढ़ाकर 1770 रुपए किया। ज्वार हाइब्रिड 2014-15 में एमएसपी 1530 रुपए, 2018-19 में हो गया 2430 रुपए। मक्का 2014-15 में एमएसपी 1310 रुपए, 2018-19 में हो गया 1700 रुपए। उड़द 2014-15 में एमएसपी 4350 रुपए, 2018-19 में हो गया 5600 रुपए। मूंगफली 2014-15 में एमएसपी 4000 रुपए, 2018-19 में हो गया 4890 रुपए। सोयाबीन 2014-15 में एमएसपी 2500 रुपए, 2018-19 में हो गया 3399 रुपए। तिल 2014-15 में एमएसपी 4600 रुपए, 2018-19 में हो गया 6249 रुपए। कपास 2014-15 में एमएसपी 4050 रुपए, 2018-19 में हो गया 5450 रुपए। अब राहुल गांधी के आरोप और हकीकत को बैकग्राउंड से समझिए। लॉकडाउन के दौरान 5 जून 2020 को मोदी सरकार ने 3 अध्यादेश जारी किए थे, जिनका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने किया था। किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर, किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। पहले तो इस पर भी बंधन थे। अध्यादेश की मियाद 6 महीने की होती है। अभी संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए मोदी सरकार तीनों अध्यादेश की जगह बिल लेकर आई है। बिल संसद में है, फैसला बहुमत से होगा। इधर उधर की बातों में मत फंसिए, सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़िए। खेती के मसले पर संसद में कही गई मंत्री की बात सुनिए, क्योंकि इससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। मिनिमम मूल्य वाला आश्वासन एक्ट है, इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा और किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा। खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है। ये करार होगा सिर्फ फसल का। इस एक्ट के माध्यम से खेत विकसित होंगे, निजी निवेश खेत तक पहुंचेगा और खेत तक तकनीक पहुंचेगी, खेत तक पैसा पहुंचेगा। विपक्ष जिन बिलों को किसान विरोधी बताता है, सरकार उनको किसानों के लिए फायदेमंद मानती है। देश में 86% किसान छोटे रकबे वाले किसान हैं। उनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है। एमएसपी की गारंटी सरकार की है। खेती की सूरत बदलने वाले विधेयक से छोटे किसानों को फायदा ही फायदा है। खेती में निजी निवेश होने से बड़े किसानों को भी एक मुश्त लाभ होगा। सरकार ने संसद में आश्वासन दिया है, खेत पर किसानों के मालिकाना हक पर कोई संकट नहीं। किसानों को भड़काकर सड़क पर लाने की कोशिश ऐसे वक्त में शुरू हुई जबकि लंबे अंतराल के बाद संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही थी। किसानों के बारे में तथ्यहीन बातें फैलाई गईं कि कैसे उन्हें नुकसान होगा।
इन बातों को फैलाने के पीछे जो कैंपेन चल रहा था उसे खुद राहुल गांधी लीड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, सरकार ने संसद में तीनों ही विधेयक को रखा और एक एक बात स्पष्ट कर दी। देश की मंडियों में प्याज के दाम बेतहाशा बढ़ने लगे तो मोदी सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। इससे भी विपक्ष को मिर्ची लगी। एनसीपी के लीडर शरद पवार ने प्याज किसानों की तरफ से झंडा उठा लिया। पवार प्याज निर्यात रोकने के फैसले को देश विरोधी बताने लगे, जबकि सच्चाई ये है कि ये फैसला सही वक्त पर लिया गया, जिससे लोग प्याज के आंसू रोने से बच गए। मोदी के दुश्मन मोदी को चाइना से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक के लिए लोन की योजना तक हर जगह घेरने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही जवाब मिलता है वॉकआउट कर जाते हैं। मोदी पर करप्शन के आरोप चिपकाने की बहुत कोशिश हुई, मगर चिपक नहीं पाई। मोदी के दुश्मन लगातार जोर लगाते हैं, मगर मोदी पर दाग नहीं लगा पाते। मोदी डायरेक्ट बात करते हैं, गरीबों, किसानों, मजदूरों के खाते में मोदी डायरेक्ट पैसा भेजते हैं। सरकार और लाभार्थियों के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता, इसलिए कोई करप्शन भी नहीं होता। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करप्शन के खिलाफ मोदी का रामबाण है। डीबीटी के 100% ऑथेंटिक फिगर देखिए, जिससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। 2017-18 में 1,70,000 करोड़, 2018-19 में 2,14,000 करोड़, 2019-20 में 2,39,000 करोड़ और 2020-21 में अब तक 96,983 करोड़। पहले गरीब सरकार के पीछे दौड़ता था, सिफारिश के लिए ढूंढता था लोगों को। आज हमारी योजना ऐसी है कि सरकार को लोगों के पास जाना होता है, खोजना होता है और सुविधा देनी होती है। अब किसी की इच्छा के अनुसार लिस्ट में नाम न जोड़ा जा सकता है न घटाया जा सकता है। चयन से लेकर के निर्माण तक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका अपनाया जा रहा है। राहुल गांधी पहले मोदी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, फिर सोशल मीडिया पर उसे वायरल कराते हैं। ऐसे ही पोस्ट में राहुल गांधी लॉकडाउन से 12 करोड़ नौकरियां जाने का दावा करते हैं। राहुल गांधी पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर अखबारों की कटिंग लगाकर 2 करोड़ नौकरियां जाने की बात कर रहे थे। फिर राहुल गांधी ने अपना गियर बदला। आइए राहुल गांधी का एक ट्वीट आपको दिखाते हैं। ये ट्वीट है 12 सितंबर का और राहुल गांधी ने इस ट्वीट में ये दावा किया कि 12 करोड़ नौकरियां चली गईं। जब राहुल गांधी ने ये कहा तो उसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेता भी इसी बात को दोहराने लगे और 12 करोड़ नौकरियां जाने की बात वायरल कर दिया गया। राहुल ने पहले 2 करोड़ नौकरियां जाने की बात की, फिर राहुल ने 12 करोड़ नौकरियां जाने की बात की। राहुल गांधी के दोनों दावे सही नहीं हो सकते। लॉकडाउन से बेरोजगारी का सवाल संसद में भी पूछा गया। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन मोदी सरकार के श्रम मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि लॉकडाउन से किसी की नौकरी जाने का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। सोचिए, जो डेटा सरकार के पास नहीं है वो कांग्रेस नेता के पास कैसे हो सकता है। राहुल इस डेटा का कोई सोर्स नहीं बताते, इसलिए उनकी बातें हवाई लगती हैं। सरकार ने लॉकडाउन में अपने राज्य लौटने वाले मजदूरों के डेटा दिए हैं। स्पेशल ट्रेन से कितने लोग अपने घर लौटे, इसका राज्यवार ब्यौरा मौजूद है, लेकिन मोदी के दुश्मन इसकी चर्चा नहीं करते। कांग्रेस और उसके लीडर बार बार कहते हैं कि मोदी अपने 15-20 पसंदीदा उद्योगपतियों के कर्ज माफ करते हैं। राहुल गांधी की मंडली कहती है कि मोदी अपने पूंजीपति मित्रों को सरकारी कंपनियां औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। क्या है हकीकत, हमने इसका भी पता लगाया। पहले बात कर्ज माफी की। आरबीआई के तय नियमों के मुताबिक एनपीए 4 साल का हो जाए तो बैंक उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब लोन माफ करना नहीं होता। राइट ऑफ का मतलब होता है एनपीए वाले लोन का अलग खाता मेंटेन करना और डूबे कर्ज की वसूली के उपाय करना। सरकार ने कुछ नहीं किया, उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखों करोड़ रुपए टैक्स मार दिया। राहुल का यह दावा भी सच नहीं है। यूपीए 2 के वक्त बेतहाशा लोन बांटे गए,
फोन बैंकिंग से डिफॉल्टरों को भी लोन दिलाया गया, जिसे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी माना था। सितंबर 2018 में रघुराम राजन ने कहा था, बहुत से बैड लोन 2000-2008 के दौरान दिए गए। ऊंची पहुंच वाले मगर लोन डिफॉल्ट करने वाले कई प्रमोटर्स को लोन दिलाए गए। सरकारी बैंकों ने उनको कर्ज दिए, जबकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक उनसे किनारा कर रहे थे। रिजर्व बैंक को उस समय इस पर आपत्ति उठानी चाहिए थी। साल 2015 में सरकारी बैंकों ने मोदी सरकार से 50 करोड़ एनपीए की जांच करने को कहा। तब जाकर यूपीए सरकार 2 का लोन घोटाला सामने आया। मोदी सरकार के समय एनपीए के डेटा बढ़ रहे थे, जबकि असल में वो सारे लोन पुराने थे। लेकिन मोदी के विरोधी जाहिर तौर पर लोगों के बीच जाकर पूरी बात नहीं बताते, बल्कि सिर्फ कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते थे और आरोप लगाते थे। ऐसा ही कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की जा रही है सरकारी कंपनियों के विनिवेश के मामले में भी। मोदी सरकार एलआईसी और आईआरसीटीसी जैसी 33 सरकारी कंपनियों में विनिवेश करने जा रही है। मोदी विरोधी विनिवेश को बेचना बताते हैं, जो सरासर गलत है। विनिवेश का मतलब कंपनी को बेचना नहीं होता। विनिवेश की प्रक्रिया 1991 में ही शुरू हुई थी, जिसे मनमोहन सिंह सरकार ने भी जारी रखा। किसी सरकारी कंपनी में 5% से लेकर 25% तक इक्विटी विनिवेश के बाद भी इन कंपनियों पर सरकार का कंट्रोल रहेगा। फायदा शेयर होल्डर्स का होगा। सरकारी कंपनियों का वैल्यू अनलॉक होगा। सरकारी कंपनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा। नया निवेश मिलने से नई टेक्नोलॉजी आएगी। बाजार में प्रतियोगिता बढ़ेगी। फायदा आम लोगों का होगा। सरकार का विदेशी कर्ज और वित्तीय घाटा कम होगा। एलआईसी का वैल्यूएशन 13 से 15 लाख करोड़ रुपए के बीच में आंका जा रहा है। इसमें 6 से 7% के विनिवेश से भी 90,000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इससे शिक्षा और कौशल बढ़ाने के कुल बजट का 90% हिस्सा पूरा हो सकता है। नरेंद्र मोदी से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मोदी भ्रष्ट नहीं है। ये बात विपक्षी पार्टियों के नेता भी मानते हैं। राहुल और ओवैसी गैंग भले ही इनकार करता रहे, प्रधानमंत्री ने सरकारी आचार विचार, संस्कार और व्यवहार को चेंज कर दिया है। न खाऊंगा न खाने दूंगा और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। मोदी सरकार कहती है कि 6.25 साल से वो इसी नीति पर चल रही है। मोदी पर लोगों को भरोसा है। नरेंद्र मोदी ने यह भरोसा बना कर रखा है। टीआईआई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग सुधरी। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में भारत 14वें पायदान पर चढ़ा। 2018-19 में 77वीं रैंकिंग, 2019-20 में 63वीं रैंकिंग। 3900 करोड़ की बेनामी जायदाद जब्त। इनकम टैक्स के 21 भ्रष्ट अफसर नौकरी से बर्खास्त। 2019 में 85 भ्रष्ट अफसरों को नौकरी से हटाया। फ्रॉड करने वालों की नकेल कसने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड से भ्रष्टाचारियों की पहचान। 2 लाख से अधिक फर्जी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द। रियल एस्टेट में 20,000 से अधिक कैश लेन देन पर जुर्माना। 2 लाख रुपए से अधिक के कैश लेन देन पर रोक। गैस सब्सिडी और खाद्य सब्सिडी सीधे बैंक खाते में। हर साल 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत। सरकारी खरीद और खदान नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया। गवर्नेंस में पारदर्शिता बढ़ी। घोटालों पर रोक लगी। नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया। कागज और आंकड़े इसके सबूत हैं। कोरोना काल में बेशक देश के सामने संकट बढ़ा है, मुश्किल दौर है, लेकिन इससे निकलने की कोशिश भी हो रही है।